नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट और आप देख रहे हैं सम्राट डिकोड। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसका जीवन किसी रोमांचक हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जिसमें है देशभक्ति, सत्ता का संघर्ष, क्रूर हत्याएं और जीरो से हीरो बनने का अविश्वसनीय सफर। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री शेख हसीना की। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जिस घर में आपका जन्म हुआ, जिस देश के लिए आपके पिता ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसी घर में एक रात आपकी पूरी फैमिली की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आप किसी तरह बच निकलती हैं, बेघर हो जाती हैं और आपको दुनिया के दूसरे कोने में शरण लेनी पड़ती है। सवाल यह है, क्या ऐसी त्रासदी किसी को तोड़ देती है या किसी को फौलाद बना देती है? आज हम डिकोड करेंगे शेख हसीना के जीवन के उन अनदेखे पहलुओं को जो बताते हैं कि सत्ता का संघर्ष कितना क्रूर और व्यक्तिगत हो सकता है, और यह भी देखेंगे कि कैसे एक निर्वासित बेटी ने वापस आकर हत्यारों को सजा दी और अपने देश की किस्मत बदल दी। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी जितनी पुरानी है, इसके सबक उतने ही आज के लिए प्रासंगिक हैं। बंग बंधु का उदय और 1975 की काली रात। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1971 में, जब शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें हम बांग बंधु यानी बांग्लादेश का मित्र कहते हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजादी दिलाते हैं। बंग बंधु बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री बने। उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है, क्रांति के बाद का रास्ता क्रांति से भी ज्यादा मुश्किल होता है। मुजीबुर रहमान को देश को पटरी पर लाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआती उत्साह जल्द ही आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक ध्रुवीकरण में बदल गया। देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा बढ़ने लगी। मुजीबुर रहमान ने स्थिति को संभालने के लिए एक दलीय प्रणाली बक्साल की तरफ कदम बढ़ाया। यह उनका एक ऐसा कदम था जिस पर आज भी बहस होती है। कई लोग इसे लोकतंत्र का गलत घोटना मानते हैं, तो कई इसे अराजकता को रोकने की मजबूरी। इसी माहौल में 15 अगस्त 1975 की वो काली रात आती है। यह सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं थी दोस्तों, यह एक सुनियोजित और हत्याकांड था।
सेना के कुछ असंतुष्ट अधिकारियों ने बंगबंधु के घर पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस मामले में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनके परिवार के सभी सदस्य, कुल 18 लोग मारे गए, लेकिन 2 लोग बच गए। शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रिहाना, वो उस समय उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी में थी। उन्हें इस घटना की जानकारी दूसरे देश में मिली। सोचिए, उस पल को आपके पास वापस लौटने के लिए घर नहीं बचा है। आपका देश हत्यारों के कब्जे में है और आप अचानक दुनिया में अकेली हैं। यह था शेख हसीना का निर्वासन। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं निर्वासन, संघर्ष और राजनीति में वापसी। जर्मनी से उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। इंदिरा गांधी उन्हें और उनकी बहन को सुरक्षा और आश्रय दिया। अगले 6 साल शेख हसीना के लिए एक राजनीतिक वनवास थे। बांग्लादेश में इस दौरान सेना प्रमुखों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था। हत्यारे एक के बाद एक सत्ता पर कब्जा करते जा रहे थे। देश पूरी तरह से सैनिक शासन के अधीन था। लेकिन बांग्लादेश आवामी लीग, जिसे बंगबंधु ने स्थापित किया था, वह अब भी अस्तित्व में थी। पार्टी को एक चेहरे की जरूरत थी जो बंगबंधु की विरासत को आगे बढ़ा सके और इस तानाशाही को चुनौती दे सके। और वो दिन आ गया। 1981 में पार्टी ने शेख हसीना को अध्यक्ष चुन लिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने बांग्लादेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 17 मई 1981 को एक निर्वासित बेटी, जिसे उसकी जान बचाने के लिए देश से भागना पड़ा था, वापस अपने देश की धरती पर कदम रखती है। हजारों लोग ढाका एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करने आए थे। यह सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं थी, मुजीब की विरासत की वापसी थी। यह सैनिक शासन को एक खुली चुनौती थी। अगले 9 साल सड़क पर संघर्ष, सेना की तानाशाही, जेल जाना, बार बार नजरबंद होना। हसीना के जीवन का हर कदम एक विरोध प्रदर्शन बन गया था। यह संघर्ष 1990 में रंग लाया, जब जनरल इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी और देश में लोकतंत्र का बहाल हुआ। सत्ता का खेल, हसीना बनाम खालिदा। दोस्तों, लोकतंत्र तो बहाल हुआ, लेकिन अब बांग्लादेश की राजनीति को एक नया आयाम मिला। शेख हसीना के सामने खड़ी हुई खालिदा जिया। खालिदा जिया जो तख्ता पलट के बाद सत्ता में आए जनरल जियाउल रहमान की पत्नी थी। यह प्रतिद्वंदिता सिर्फ 2 महिलाओं के बीच नहीं थी, यह 2 वैचारिक ध्रुवों का टकराव था। तो आइए इन दोनों में तुलना करते हैं। शेख हसीना की आवामी लीग और खालिदा जिया की बीएनपी। यानी जो शेख हसीना की आवामी लीग थी, उसके जो मूल विचार थे
सेकुलर राष्ट्रवाद, बंगबंधु की विरासत, भारत के साथ संबंध, और वहीं पर खालिदा जिया, बीएनपी, जिसका मूल विचार धार्मिक राष्ट्रवाद का झुकाव, मुजीब की नीतियों का विरोध और भारत से दूरी। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि इनके समर्थन का आधार क्या था। शेख हसीना आवामी लीग, जो शहरी युवा भारत समर्थक और धर्मनिरपेक्ष तबका था। वही खालिदा जिया, जो बीएनपी ग्रामीण इस्लामी समूह सेना के कुछ गुट उनके साथ थे। दोस्तों 1991 के चुनाव में खालिदा जिया जीती, हसीना विपक्ष में बैठी रही। 1996 में शेख हसीना सत्ता में आई और 2001 में खालिदा जिया ने वापसी की। इस दौरान सबसे बड़ा और भावनात्मक मुद्दा था 1975 के हत्यारों को सजा। खालिदा जिया के पति जनरल जियाउर रहमान ने 1975 के हत्यारों को इंडमेनिटी अथॉरिटी नेशन के तहत कानूनी सुरक्षा दे दी थी। जब हसीना 1996 में सत्ता में आई तो उन्होंने सबसे पहले इस ऑर्डिनेशन को रद्द किया। यह सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं थी, यह एक बेटी का अपने पिता के लिए न्याय का पहला कदम था। दोस्तों न्याय का यह सफर धीमा और लंबा था, लेकिन 2010 में हसीना सरकार ने आखिरकार 1975 की हत्याओं में शामिल 12 दोषियों में से 5 को फांसी की सजा दिलवाई। कुछ हत्यारे आज भी फरार हैं। दोस्तों यह दिखाता है कि सत्ता की लड़ाई में व्यक्तिगत न्याय की भूख और देश के इतिहास को सही करने की जिम्मेदारी दोनों एक साथ चल सकती है। आज की राजनीति और शेख हसीना का मॉडल। दोस्तों सत्ता में आने के बाद शेख हसीना ने सिर्फ बदले की राजनीति नहीं की, उन्होंने बांग्लादेश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का रास्ता चुना। 2009 में जब से वह लगातार सत्ता में है, बांग्लादेश ने गरीबी कम करना, स्वास्थ्य और शिक्षा में जबरदस्त प्रगति की। जीडीपी ग्रोथ भारत से कई साल तक बेहतर जीडीपी ग्रोथ रेट। गारमेंट एक्सपोर्ट चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर था। गरीबी, दोस्तों देश में गरीबी दर भी भारी गिरावट आई। हसीना ने पद्म ब्रिज जैसी मेगा परियोजनाओं को पूरा किया, जिसे विश्व बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था। यह एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। लेकिन दोस्तों हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। आर्थिक सफलता के साथ साथ उन पर तानाशाही और लोकतंत्र को कमजोर करने के भी आरोप लगे। आलोचनात्मक विश्लेषण, चुनाव पर सवाल। 2014 और 18 के चुनाव की निष्पक्षता पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे। विपक्ष ने उनका बहिष्कार किया। अभिव्यक्ति की आजादी, डिजिटल सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों के तहत पत्रकारों
एक्टिविस्टों और आलोचकों पर कार्रवाई के आरोप भी लगे। राजनीतिक विरोधियों का दमन, खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल हुई, जिससे कई लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध मानते हैं। आज शेख हसीना बांग्लादेश को एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने पेश कर रही हैं, लेकिन इसकी कीमत कमजोर होती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में चुकाई जा रही है। दोस्तों, अंत में निष्कर्ष और अंतिम विचार। तो दोस्तों, हमने देखा कि शेख हसीना का सफर पिता की हत्या से लेकर देश के नेतृत्व तक, निर्वासन से लेकर न्याय दिलाने तक किसी भी मायने में सामान्य नहीं है। वह एक बेटी है जिसने अपने परिवार के हत्यारों को सजा दिलाई। वह एक नेता है जिसने अपने देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की तरफ अग्रसर किया, लेकिन वह एक ऐसी प्रधानमंत्री भी है जिन पर यह आरोप लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों से समझौता किया। सवाल यह है, क्या एक नेता के आर्थिक विकास के रिकॉर्ड को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की कीमत पर जायज ठहराया जा सकता है? क्या बांग्लादेश बंगबंधु के सपनों के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरेगा या एक दलीय शासन की ओर बढ़ जाएगा? इसका फैसला इतिहास करेगा। लेकिन शेख हसीना की कहानी हमें एक बात सिखाती है, सत्ता की राजनीति में कोई भी संबंध अस्थायी नहीं होता और न्याय का रास्ता हमेशा लंबा और कांटों भरा होता है। आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? क्या शेख हसीना एक आधुनिक दुर्ग है जिन्होंने देश को बचाया, या वह एक तानाशाह है जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह डिकोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए सम्राट डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के डिकोड के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।